आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि हम किस तरह से जाल के लिए हमने पूरी डेफिनेशंस दी, किस प्रकार से हम शाखा को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से हम नोड को डिफ़ाइन करते हैं और उनका सर्किट का एनालिसिस करने के लिए हम किस तरह से किरचॉफ के नियमों को परिभाषित करते हैं। किरचॉफ के दोनों नियम हमने देखे, किरचॉफ का धारा का नियम और किरचॉफ का परिपथ के लिए वोल्टता का नियम। और ये हमने देखा था कि किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो हम नोड एनालिसिस के लिए काम में लेते हैं और जो किरचॉफ का वोल्टता का नियम है वो हम लूप एनालिसिस के लिए या मैश एनालिसिस के लिए काम में लेते हैं। तो आज हम उन्हीं किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए देखेंगे सबसे पहले कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध, संतुलन का जो प्रतिबंध है वो हम कैसे निकालें। यहाँ हमने चित्र में एक व्हीटस्टोन सेतु दर्शा रखा है जिसकी ब्रांचेस में ए से बी के बीच में एक प्रतिरोध P जुड़ा हुआ है, B से C के बीच में प्रतिरोध Q जुड़ा हुआ है, C से D के बीच में एक प्रतिरोध S जुड़ा हुआ है, D से A के बीच में प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, जिसे हमने इस पूरे रेजिस्टेंस के इस पूरे लूप को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। और अब हमने B से D ब्रांच के बीच एक गैलोमीटर लगा रखा है। अगर यह सेतु संतुलन में होगा, यह व्हीटस्टोन सेतु है और अगर यह संतुलन में होगा तो गैलोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी। और जब गैलोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी तो हम अच्छे से परिचित हैं, हमें व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन का प्रतिबंध हमें ज्ञात है कि P/Q = R/S। अब इस संबंध को हम निकालना चाहेंगे किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का वोल्टता नियम यूज़ करेंगे और किरचॉफ का वोल्टता नियम हमें अच्छे से मालूम है कि बंद परिपथ में लगेगा। हमने देखा था कि किसी बंद परिपथ में आपके पास वोल्टताओं और वोल्टता पतनों और विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यही चीज़ अब हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लूप लेते हैं ABDA। इस लूप में अगर मैं चलूँ तो इस P1 में यहाँ से बैटरी से धारा I आ रही थी, नोड पर यह विभाजित हुई, P की तरफ गई I1 धारा, R की तरफ गई I2 धारा। B नोड पुणे पर यह विभाजित हुई, गैलोमीटर में गई IG धारा और शेष बची हुई धारा I - IG गई रेजिस्टेंस Q में। अब डीप एक नोड है, पुनः यहाँ पर धारा यहाँ से धारा आ रही है गैलोमीटर से होके IG और यहाँ से R से होके धारा आ रही है I2। तो कुल धारा आपके पास आ गई I + I2 + IG। अब यहाँ C से होकर कुल धारा I1 - IG + I2 + IG का सम करें तो पुनः I धारा हमारे पास परिपथ में आ जाती है। अब इस विभाजन के बाद हम देखते हैं, हम किरचॉफ का नियम लगाना चाहते हैं, वोल्टता नियम। तो हमने एक लूप डिसाइड किया ABDA। इस लूप में अगर मैं वोल्टता नियम लगाऊं तो P1 में धारा बह रही है, P1 रेजिस्टेंस में धारा बह रही है I1। तो वोल्टता और प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जो कि मुझे वोल्टता देगा उसका मान हो जाएगा I1P। अब दूसरी धारा जो कि लूप के अगर हम दूसरे हिस्से में चलें तो हमारे पास जो IG धारा है वो I की ही दिशा में बह रही है। तो यहाँ पर इसके लिए वोल्टता का मान हो जाएगा IG × G। अब इस लूप के तीसरी दिशा में, तीसरे रेजिस्टेंस की ओर मैं बढ़ूं तो इस रेजिस्टेंस में जो I2 धारा बह रही है वो मेरी रेफरेंस धारा I1 के विपरीत दिशा में है, इसलिए मैं इसका मान, वोल्टता का मान लिखूंगी -I2R। और चूंकि इस लूप में कोई भी वोल्टता का स्रोत नहीं है, विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, इसलिए ये मान हो जाएगा 0 के बराबर। तो हमारा इस लूप में वोल्टता नियम को, किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर हमारी जो परिपथ समीकरण बना वो है I1P + I2G - I2R 0। अब दूसरा लूप हम ले रहे हैं BCDA। इस लूप में अब हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो मान लो हमारी रेफरेंस धारा I1 - IG है, ये Q में से बह रही है, तो I1 - IG × Q। अब दूसरे लूप, इस दूसरे रेजिस्टेंस की ओर मैं जाऊं तो इसमें जो बहने वाली धारा है I2 + IG, ये मेरी रेफरेंस धारा I1 - IG के विपरीत दिशा में है, इसलिए मान आ जाएगा I2 + IG S, लेकिन आएगा कौन सी का, माइनस का आएगा। अब तीसरी शाखा की ओर मैं बढ़ूं तो तीसरी शाखा है मेरी G की। इस G में भी जो धारा बह रही है वो I1 - IG की रेफरेंस धारा की विपरीत दिशा में है, इसलिए ये मान आएगा -IGG = 0। एक बार फिर से हम देखें तो ये धारा I1 - IG की दिशा के अनुसार चलती तो मैं धारा ऐसे बहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो धारा है IG इसके विपरीत दिशा में है, I2 + IG भी I1 - IG के विपरीत दिशा में है, इसलिए वोल्टता पतनों में जब हमने लिया तो साइन यहाँ कर दिया हमने माइनस का। तो मेरा समीकरण आ गया I1 - IG Q -I2 + IG S -IGG = 0। अब चूंकि मेरा व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध ये है कि अगर ये संतुलन में है
तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा नहीं बहती है, गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप मुझे नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लागू करें तो IG 0 हो जाएगी, और IG 0 रख के मैं समीकरण 1 में भी IG 0 रखूँ, समीकरण 2 भी मैं IG 0 रखूँ, तो अब मुझे क्या मान मिलते हैं? तो पहले में हमने IG 0 रखा तो मुझे मिलता है P1I1 PI1 माइनस RI2 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कहूँ कि PI1 इज इक्वल टू RI2। अब दूसरे समीकरण में भी IG इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस QI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू 0, यानी कि QI1 इज इक्वल टू SI2। अब इन दोनों समीकरणों को हम परस्पर एक दूसरे से भाग देते हैं तो मुझे मिल जाता है P/Q इज इक्वल टू R/S। इस तरह से हम व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध निकाल सकते हैं किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए। अब हम किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए हम देखेंगे कि परिपथ विश्लेषण में हमारे पास दो प्रकार के विश्लेषण होते हैं। एक होता है नोड एनालिसिस और दूसरा होता है मैश एनालिसिस। तो अभी हम बात कर रहे हैं नोड एनालिसिस की, और इस नोड एनालिसिस में नोड में हम जानते हैं कि धाराओं का बीजगणितीय योग किसी भी नोड पर शून्य होना चाहिए। प्रवेशी धारा को, नोड पे आने वाली धारा को हम धनात्मक मानते हैं और नोड से बाहर निकलती हुई धारा को हम ऋणात्मक मानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक सर्किट हमने लिया है, इसमें दो विद्युत वाहक बल के स्रोत E1 और E2 लगे हुए हैं, और साथ में ये एडमिटेंस के रूप में यहाँ प्रतिबाधाएं दिखाई गई हैं। हम जानते हैं कि 1/Z इज इक्वल टू Y1 के बराबर, Y के बराबर होता है, प्रवेश्यता के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास तीन तो यहाँ लगे हुए हैं सीरीज़ में, और दो पैरेलल में हमने एडमिटेंस दिखाए हैं। मान लिया इसमें Y1 में धारा बह रही है I1, Y2 में धारा बह रही है I2, और Y3 में धारा बह रही है I3, Y4 में धारा बह रही है I4, Y5 में धारा बह रही है I5। अब हम यहाँ पर मुझे दो नोड बिंदु पता हैं A और B। अब मैं बिंदु A पर नोड एनालिसिस करती हूँ तो धाराओं का बीजगणितीय योग अगर मैं यहाँ शून्य करती हूँ तो मुझे दिख रहा है I1 धारा प्रवेशी है, I2 धारा इससे बाहर निकल रही है, I4 धारा भी इससे बाहर निकल रही है। तो मुझे नोड A पर जब मैं किरचॉफ का करंट लॉ लगाती हूँ, धारा का नियम लगाती हूँ, तो मुझे मिलता है I1 माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कहूँ I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। अब इसी तरह मैं नोड B पर जब किरचॉफ का धारा का नियम लगाती हूँ तो यहाँ पर I2 धारा प्रवेशी है, I3 धारा बाहर निकल रही है नोड से, I5 धारा नोड से बाहर निकल रही है, तो मुझे मिलेगा I2 माइनस I3 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, या फिर I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। अब इन धाराओं का मुझे मान चाहिए तो ही मैं इसमें रख पाऊंगी, इसको समीकरण को सेटिस्फाई करा पाऊंगी। तो अब ओम के नियम हम जानते हैं V इज इक्वल टू IZ होता है, लेकिन I का धारा का मान अगर मैं निकालूं, मुझे अच्छे से ज्ञात है कि मैं अगर ओम का नियम लगाऊं तो V इज इक्वल टू IZ लिखती हूँ, लेकिन अगर मैं I का मान निकालूं तो वो मान हो जाएगा V/Z, यानी कि VY। अब इसी से अगर हम रखें तो I1 में धारा अगर मैं देखूं बह रही है जो, तो यहाँ पे वोल्टा जो पीक पॉइंट है, यहाँ पर जो वोल्टा का डिफरेंस होगा वही मापा जाएगा। तो Y1 के अक्रॉस वोल्टा का डिफरेंस अगर मैं देखूं, क्योंकि I इज इक्वल टू VY है और V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Y1, यानी Y1 के अक्रॉस वोल्टा पतन कितना है। तो Y1 के अक्रॉस वोल्टा पतन निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो Y1 पे वोल्टा पतन होगा E1, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमने मान लिया EA, तो ये डिफरेंस यहाँ पर अपीयर होगा, तो वो धारा हो जाएगी E1 माइनस EA इंटू Y1। अब मैं Y2 में से बहने वाली धारा का मान अगर निकालूं तो यहाँ पर पोटेंशियल मैंने मान लिया EA है, यहाँ पर पोटेंशियल मान लिया मैंने EB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो Y2 के अक्रॉस अपीयर होगा वो हो जाएगा EA माइनस EB। इसलिए जो बहने वाली धारा मेरे पास आएगी EA माइनस EB इंटू Y2। अब हम बात करें कि I3 में बहने वाली धारा, तो यहाँ पर पोटेंशियल EB है, यहाँ पर पोटेंशियल जो अपीयर हो रहा है, जो कि बैटरी जुड़ी हुई है इधर से, तो E2। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ अपीयर होगा वो होगा EB माइनस E2। तो मेरे पास बहने वाली धारा Y3 में हो जाएगी EB माइनस E2 इंटू Y3। अब हम लेते हैं Y4 में बहने वाली धारा, तो ये वाला चूँकि मेरा सिरा कॉमन है और नेगेटिव दोनों के बैटरीज इससे जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल पे है, और लोअर पोटेंशियल वाले सिरे को हम जीरो पोटेंशियल पर मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल हो गया EA, यहाँ पर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अपीयर होगा वो होगा EA माइनस 0। इसलिए अब यहाँ बहने वाली जो धारा हो जाएगी वो हो जाएगी EA माइनस 0 Y4। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसमें बहने वाली धारा है I5, यहाँ पर पोटेंशियल इसके अक्रॉस Y5 के अक्रॉस B पॉइंट पर पोटेंशियल EB है, ये ग्राउंड पर है इसलिए 0। तो डिफरेंस जो अपीयर हुआ Y5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा EB माइनस 0
और इसलिए धारा बहने वाली हो जाएगी EB माइनस 0 इंटू EY5। अब इसमें जो भी रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन के अनुसार दी गई है उसके मान हम निकाल सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरे पास ये एक सर्किट मैंने यहाँ दिया है, तो इस तरह से अब अगले अपने हम लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह से नोड का विश्लेषण किसी एग्जाम्पल को लेके हम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब हम देख रहे हैं नोड एनालिसिस का एक एग्जाम्पल, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि हम किस तरह से नोड एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक 3 एम्पियर का मैंने यहाँ पे एक करंट सोर्स दिखा रखा है, और यहाँ पर इसके दूसरी तरफ है 2 एम्पियर का करंट सोर्स। ये बीच में मेरा एक पाई सर्किट है, पाई जाल बना हुआ है, जिसमें ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस, पैरेलल में इनके करंट सोर्सेज के 1 ओम का एक रेजिस्टेंस, और इनके मध्य एक सीरीज़ में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यानी एक पाई परिपथ हमने यहाँ बनाया है, जिसमें कि 2 धारा स्रोत लगे हुए हैं, 2 एम्पियर का और 3 एम्पियर का और 2 एम्पियर का। अब हम इसमें नोड एनालिसिस करते हैं। तो मेरे पास 2 नोड हैं, नोड 1, नोड 2। नोड वोल्ट पर वोल्टता मैंने मान ली V1, और नोड 2 पर वोल्टता मान ली मैंने V2। मुझे इन दोनों वोल्टताओं के ही मान निकालने हैं कि V1 का मान कितना होगा और V2 का मान कितना होगा। या फिर हम इसको ये भी देख सकते हैं कि 2 ओम के अक्रॉस वोल्टता अगर मैं देखूं तो वो हो गई V1, और ये 1 ओम के अक्रॉस अगर मैं वोल्टता देखूंगी तो वो होगी V2, और 5 ओम के अक्रॉस वोल्टता अगर मैं देखना चाहूँ तो वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। तो इस प्रश्न के अनुसार हम वोल्टताओं का मान हर प्रतिरोध पे वोल्टा पतन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम अपना शुरू करते हैं नोड एनालिसिस। तो पहले नोड पे अगर मैं इस किरचॉफ का नियम लगाती हूँ, करंट धारा का नियम, तो पहली धारा मेरे पास आ रही है, ये प्रवेशी धारा है। 5 ओम में से धारा बाहर निकलती हुई दिखाई है मैंने, 2 ओम में से भी धारा बाहर निकलती हुई दिखाई है। तो ये दोनों धाराएं ऋणात्मक हो जाएंगी, और बहने वाली धारा का मान हम जानते हैं VY होता है। तो इसलिए 2 ओम में से बहने वाली जो धारा होगी, वोल्टता होगी कि अक्रॉस जो वोल्टता होगी वो होगी V1 माइनस 0। और चूंकि ये प्रतिरोध है और मुझे प्रवेश्यता चाहिए, और y इज इक्वल टू 1/z होता है, इसलिए इसको मैं 1/2 लिखूंगी, 2 की बजाय 1/2। तो जो बहने वाली धारा हो जाएगी 2 ओम में से, वो हो जाएगी 1/2 V1 माइनस 0, और चूंकि ये इसके नोड से बाहर आ रही है इसलिए साइन माइनस का। अब दूसरी वोल्टता में मैं लेती हूँ 5 वोल्ट के अक्रॉस, 5 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस। तो 5 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टता है वो है V1 माइनस V2, और इसकी जो प्रवेश्यता का मान लिया जाएगा वो होगा 1/z से 1/5। और ये भी धारा चूंकि नोड से बाहर आ रही है इसलिए ये भी साइन माइनस का। तो मेरे पास समीकरण धाराओं का बीजगणितीय योग जो नोड 1 पे हुआ वो हो जाएगा 3 माइनस हाफ V1 माइनस 0 माइनस 1/5 V1 माइनस V2। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये बन गया 3 1/2 V1 प्लस 1/5 V1 माइनस V2। या फिर इसको मैं LCM लेके सॉल्व करूँगी तो ये बन जाएगा 30 इज इक्वल टू 5 V1 प्लस 2 V1 माइनस 2 V2। या फिर इसको सॉल्व किया तो 30 इज इक्वल टू 7 V1 माइनस 2 V2। अब हम ये समीकरण मेरी 1 हो गई। अब हम नोड 2 पे चलते हैं। नोड 2 पे वापस से किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो ये धारा इसमें प्रवेश कर रही है 2 एम्पियर की, ये वाली धारा भी इसमें प्रवेश कर रही है, लेकिन जो 1 ओम की धारा है वो इससे बाहर निकल रही है। तो पुनः हम नियम लगाते हैं। तो I2 प्लस 5 ओम में से बहने वाली धारा हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1/5 V1 माइनस V2 है, लेकिन यहाँ ये इसमें सर्किट से बाहर निकल रही थी नोड 1 से, लेकिन 2 में प्रवेश कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस की हो गई है। अब 1 ओम के प्रतिरोध में से अगर हम देखें तो धारा बाहर निकल रही है, तो मान हो जाएगा, और वोल्टा पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तो ये मान हो जाएगा माइनस का 1 इंटू V2। तो नेट इक्वेशन मेरे पास, इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो नेट इक्वेशन मेरे पास बन जाती है कि 10 इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस 6 V2। इसको रीअरेंज करके मैंने V1 V2 के टर्म्स में रखा है, ताकि मैं समीकरण 1 और 2 को मिला के एक मैट्रिक्स बना सकूं। तो यहाँ एक डिटरमिनेंट जो मेरे पास बनता है उसमें अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई। तो ये 30 और 10 यहाँ पर वोल्टा V1 और V2 के सापेक्ष हम कर रहे हैं। तो ये मान V1 में यहाँ पर मेरे पास जो कॉफिशिएंट मिला इसका 7, V2 का कॉफिशिएंट माइनस 2। तो 7 और -2 दोनों कॉफिशिएंट है V1 और V2 के, और इस समीकरण में V1 और V2 के कॉफिशिएंट्स हैं -1 और 6। तो एक सिंपल हो गई, एक मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। मैं मैट्रिक्स नियमों से इसको सॉल्व कर सकती हूँ, और सॉल्व करके V1 का मान मुझे मिलेगा डेल 1 डेल y, V2 का मान मिलेगा डेल 2 अपॉन डेल y, जहाँ डेल y मेरे पास यही मैट्रिक्स है।
और डेल वन का मान मैं कर सकती हूँ, जबकि चूँकि ये V1 का मान मैं निकालना चाहती हूँ इसमें, तो पहले वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दूँगी। तो ये 30 10 -2 6 बन गया और उसको सॉल्व कर लिया हमने। इसी तरह V2 का मान निकालने के लिए सेकंड वाले जो कॉलम है उसको मेन कॉलम से रिप्लेस कर दूँगी। तो 7 - 1 30 10। अब इन सबको सॉल्व करते हैं तो डेल वाई का मान मुझे मिलता है 40, डेल वन का मान मिलता है मुझे 200, डेल टू का मान मिलता है 100। इसको भी हम देख लें कैसे कि 7 × 10 किया तो 70 आया, माइनस और -30 यहाँ मेरे पास आएगा 70 -30 था, इसलिए ये मान मेरे पास बन गया प्लस का। तो ये 70 + 30 = 100। तो अब V1 का मान अगर मैं निकालूँ तो 200/40 यानी 5 वोल्ट, और V2 का मान निकालूँ तो 100/40 यानी कि 2.5। तो ये सब मान मैंने V1 और V2 के यहाँ डेल वन, डेल टू और डेल वाई के मान रख के मैंने निकाल लिए हैं। अब V1 में अगर मैं देखूँ तो ये V1 वोल्टता किसके अक्रॉस है, 2 ओम के अक्रॉस है, और ये वोल्टता अगर मैं देखूँ तो ये है 1 ओम के अक्रॉस। और अगर मैं 5 ओम के अक्रॉस वोल्टता के अक्रॉस वोल्टता निकालें तो वो अक्रॉस वोल्टता जो आएगी वो हो जाएगी आपके पास V1 - V2 यानी कि 5 - 2.5 यानी कि 2.5 वोल्ट। तो इस तरह से हम नोड एनालिसिस का उपयोग करते हुए और किरचॉफ का धारा का नियम लगाते हुए हम निकाल सकते हैं प्रतिरोधियों के अक्रॉस वोल्टताओं का मान क्या होगा। धन्यवाद।